तो फ्रेंड्स जो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है फोर्स का चैप्टर, और इससे पहले मैंने जो पहला चैप्टर है मोशन का वो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको भी देखना है प्लीज़ देख लो, ठीक है। और लास्ट टाइम का रिवीजन है, अगर नहीं भी कर रखी है तो शाम तक मैं 12 बजे तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फिजिक्स आपकी पूरी अपलोड कर दूँ, ठीक है। और जिसने नहीं कर रखी अगर वो करके भी चला जाएगा तो आप क्वेश्चन ईजिली वहाँ पे अटैम्प्ट कर लोगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही मेन चीज़ें करा रही हूँ, ज़्यादा नहीं करा रही हूँ, छोटे छोटे चैप्टर्स बनेंगे, ज़्यादा भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब ये ना कि लास्ट में अगर जिसने नहीं कर रखा, अगर वो इतना भी एक दिन में भी अगर करके चला जाएगा, जो मैंने केमिस्ट्री करा दी और जो मैं अभी कराने वाली हूँ वो, और ये फिजिक्स का भी कर जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, फोर्स की हम बात करते हैं। देखो, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हमें 3 तरह के इफेक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स मतलब बल, हम किसी भी चीज़ के ऊपर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, अगर वो बॉडी, चीज़ मतलब बॉडी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट से वो किस में आ जाएगी, अगर रेस्ट में है और हमने फोर्स लगाई तो रेस्ट से किस में आ जाएगी, वो मोशन में आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम उसे क्या करेंगे, रेस्ट में ला सकते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं अगर, और दूसरा हम कह सकते हैं उस बॉडी का हम क्या डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ओके, क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, किसी भी बॉडी की हम स्टेट चेंज करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है। अगर वो रेस्ट में, अगर रेस्ट से मोशन में लाना चाह रहे हैं तो भी क्या करना पड़ रहा है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। मोशन से रेस्ट में लाना पड़ रहा है तो भी फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। और अगर हम उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो भी हमें क्या करना पड़ रहा है, फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल एक लेके देखें, अभी कम्बल है, ठीक है, आप उसको झड़काओ, जब कम्बल झड़काओगे आप देखो कि उसमें बहुत धूल निकलती है, ठीक है ना। तो पहले वो धूल उसके अंदर ही है, वो पार्टिकल्स जो हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स, वो उसके अंदर ही है। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम कम्बल को जोर से झड़काते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, जो पार्टिकल रेस्ट पे थे उस कम्बल पे, जो डस्ट पार्टिकल, वो क्या करेंगे, मोशन में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, उसकी जो पार्टिकल जो रेस्ट पे उनको मोशन में लाने के लिए हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई करी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पार्टिकल्स की स्टेट चेंज कर दी, पहले वो रेस्ट पे थे फिर वो मोशन में आ गए, ठीक है। ऐसे अगर हम एग्जांपल देखें मोशन से रेस्ट, हम बोल सकते हैं इसके अंदर कि जैसे मान लो गाड़ी चल रही है, ठीक है, और एकदम से ब्रेक लग जाए, ब्रेक लगा तो क्या होता है, झटका लगता है। क्यों, पहले वो बॉडी क्या है, मोशन में, और अब आप क्या ला रहे हो, उसको रेस्ट में लाने के लिए क्या होता है, उस पर फिर भी वहाँ पे भी क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है। हम ब्रेक लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी में क्या होता है, जैसे मोशन से रेस्ट पे वो आ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन, कोई मान लो इधर से ऐसे जा रहे हैं और अब हमने क्या काम किया, पहले तो यूनिफॉर्म जा रही है, ठीक है, अब हमने क्या काम, उसको मोड़ना चाह रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर घुमा रहे हैं, मतलब पूरा अगर देखा जाए तो उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बिना फोर्स अप्लाई करे आप डायरेक्शन को कैसे चेंज करोगे, नहीं कर सकते। तो बॉडी के अगर स्टेट अगर आप चेंज करना चाहते हो, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। मैं वही बता रही हूँ, डिटेल में नहीं बता रही हूँ, छोटा छोटा ही बता रही हूँ, और समझ रखा होगा अभी तक। जिसने सीरियसली टीजीटी का एग्जाम दे रहा है उसने पढ़ भी रखा होगा, उसके लिए तो रिवीजन की तरह है, तो उसे इतना डिटेल में चाहिए भी नहीं, उसको बस ये चाहिए कि आप बस बता दो। और जिसने नहीं भी पढ़ रखा है इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ, अभी पूरी फिजिक्स समझने के लिए नहीं बैठने, बस आप चीज़ें समझो, बस कि आप क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करो, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, कि न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ थे उसमें न्यूटन ने क्या बताया वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। देखो, न्यूटन ने कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, मतलब कोई बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी, जब तक कि हम बाहर से कोई मतलब एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तब तक जो बॉडी रेस्ट पे वो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। मतलब बॉडी जिस भी स्टेट में है ना वो उसी में ही रहेगी जब तक कि हम बाहर से फोर्स नहीं लगाते, ठीक है। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने क्या कहा था कि जब भी हम बॉडी पे कोई फोर्स बाहर से नहीं लगाएंगे तो वो जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना रहेगी। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में रहे तो मोशन में रहेगी, ठीक है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हमने क्या बोला, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला। क्या बोला, लॉ ऑफ इनर्शिया,
ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई भी बॉडी जब जिस भी स्टेट में उसी में रहेगी, जब तक अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है। अब हम बोलते हैं यही चीज़, इसका मतलब इसको हमने क्या बोला, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया में भी इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। और इनर्शिया को हम एक तरह से और ये भी कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी उस बॉडी की कि वो क्या करे, अपनी जो स्टेट है उसकी चेंज को क्या करे, रेसिस्ट करे। कि भाई अगर आप उसकी रेस्ट से मोशन में ला रहे हो, मोशन से आप उसको रेस्ट में ले जा रहे हो, तो उस चेंज को क्या करे, रेसिस्ट करे। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनर्शिया। बॉडी की वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनर्शिया। अगर आपको नहीं समझ में आता, आप इतना याद रखो, जो बॉडी जैसे हो वैसा ही रहना पसंद करेगी। अगर आप उसमें बदलाव लाना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अब हमने बोला कि जितना ज्यादा बॉडी का क्या होगा, इनर्शिया होगा, ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ बॉडी। भाई बॉडी जितना रेसिस्ट कर रही है कि भाई मुझे अपनी बॉडी में चेंज नहीं करना, मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, मोशन में है तो मोशन में है। अब इनर्शिया तो यही है, उसकी प्रॉपर्टी है। अब जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा तो क्या करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ती है। तो उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है अगर आप उसकी बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ग्रेटर क्या होगी, फोर्स अप्लाई टू ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ, रेस्ट में है तो रेस्ट की चेंज करें हम स्टेट को, या फिर मोशन की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। होप आपको समझ में आया होगा। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में इतना ही था। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ, ओके। अब देखो इसमें एक बार मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। देखो न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ते हैं। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ में क्या कहा था, इसने कहा कि अगर कोई बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स जो होती है वो क्या होती है, वो डायरेक्टली अगर हम देखें तो वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के और एक्सलरेशन की। ये फॉर्मूला दिया, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, मास एक्सलरेशन। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो मास इंटू एक्सलरेशन, फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सलरेशन। अगर यहाँ से आप एक्सलरेशन निकालना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, F अपॉन m, ठीक है। तो एक्सलरेशन क्या हो गया, फोर्स तो मास की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स एक्सलरेशन के भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगी, एक्सलरेशन बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगी। लेकिन एक्सलरेशन अगर आप देख रहे हो तो फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, बट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमें फोर्स है, फोर्स, अब फोर्स की यूनिट लिख देती हूँ मैं यहीं पे। यूनिट क्या होती है, न्यूटन, SI यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और ये देखो यहाँ पे, अच्छा ये ठीक है, फोर्स की आपकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एक्सलरेशन वगैरह की मैं बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट लॉ जो मोशन का था उसके कुछ जो, एक मिनट रुक जाइए, समझ में आया। अब हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ मोशन का होता है वो एक तरह से स्पेशल केस होता है सेकंड लॉ का। क्यों, क्योंकि जब भी हम फोर्स, अगर मान लो मैंने क्या बोला, फर्स्ट लॉ जो था वो स्पेशल केस था किसका, हम कह सकते हैं किसका, केस ऑफ सेकंड लॉ, ठीक है। क्योंकि जब अगर मान लो इसमें क्या था, फोर्स ये है, फोर्स के बारे में बता दिया, फोर्स का फॉर्मूला इसने पूरा दिया। अगर मान लो अप्लाइड फोर्स, अगर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हो गया 0, ठीक है, तो एक्सलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। और जैसे एक्सलरेशन 0 हो गया तो बॉडी जिस भी स्टेट में है वो उसी में रहेगी। अगर वो रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन है तो मोशन में रहेगी, समझ रहे हो। और यही चीज हमने क्या बोला था, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बोला था। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो, न्यूटन सेकंड लॉ का जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है, एक स्पेशल केस है। अगर ये वाली चीज उसमें हमने अप्लाई कर दी तो हमें क्या मिल जाता है, फर्स्ट लॉ मिल जाता है एक तरह से, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन ने हमें ये रिलेशन दिया था फोर्स वाला, ठीक है, कि फोर्स क्या होती है, m इंटू एक्सलरेशन, ओके। और एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल हम समझते हैं इसमें, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं क्रिकेट का, ओके। आपने देखा है जब क्रिकेटर बॉल आती है उसको कैच करता है तो वो अपने हाथों क्या करेगा, पीछे की, वो उसके जो हाथ है वो उनको क्या करेगा, पीछे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों करता है,
वो चाहे तो उस बॉल को सीधा ऐसे हाथ रख के कैच कर सकता है, बॉल आ रही है तो कैच कर सकता है, बजाय वो अपने हाथों को पीछे ले जाने के बजाय वो ऐसे भी कैच कर सकता है। वो अपने हाथों को पीछे क्यों ले जाता है? क्योंकि उसको पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, देखो वो अगर सडनली मान लो बॉल आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, बहुत हाई वेलोसिटी से आ रही है। अगर क्रिकेटर ने सडनली उस बॉल को कैच कर लिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसकी 0 हो जाएगी। एकदम से कैच कर लिया, वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। बहुत ही कम टाइम में, मतलब आप देख रहे हो कि बहुत ही कम टाइम में, टाइम लगा ही नहीं और वेलोसिटी क्या हो गई आपकी? जो बहुत हाई थी वो क्या हो गई? 0 हो गई। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपने देखा टाइम बहुत कम है और वेलोसिटी क्या थी? बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है, वेलोसिटी हाई थी तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? हाई हो गया। एक्सेलरेशन हाई हो गया तो फोर्स क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो मतलब क्या, क्रिकेटर को क्या करना पड़ रहा है? ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। अब क्रिकेटर क्या करेगा? उस बॉल को कैच करेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो बॉल का काम क्या है? अगर बॉल कैच कर रहा है तो उसे फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तो बॉल भी क्या करेगी? एक्सर्ट करेगी इक्वल फोर्स उसके हाथों पे। बॉल भी इक्वल फोर्स लगाएगी तो जो क्रिकेटर है उसके हाथों में चोट लग जाएगी। सडनली अगर वो किसी बॉल को कैच करता है तो उसके हाथों में चोट लग जाएगी, इसीलिए उसे पता होता है तो वो कभी भी सडन कैच नहीं करता है। वो कैच करके अपने हाथों को पीछे की तरफ कैच करता है, अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है, क्योंकि जब वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है तो जो हमारा जो थोड़ा सा उसकी वेलोसिटी में चेंज आने में बॉल की में हमारा टाइम जो है वो बढ़ जाता है, थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, तो उस बॉल की वेलोसिटी जो होगी वो कम हो जाती है, एक्सेलरेशन कम हो जाता है और फोर्स भी कम अप्लाई करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से उसके हाथ पे चोट नहीं लगती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट मोमेंटम। ठीक है, हम करते हैं मोमेंटम। ओके, जिसको हम पी से डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखो मोमेंटम क्या होता है? किसी भी बॉडी का अगर आप मोमेंटम डिफाइन करते हो तो मोमेंटम क्या होता है? P इजिकल टू एम इंटू में वी, मतलब उस बॉडी का मास और वेलोसिटी। ठीक है, किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इजिकल टू एम वी। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, क्या है? बॉडी रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी 0, ये 0, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 0। तो बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 और मोमेंटम भी 0। ठीक है, देखो अब मोमेंटम क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैंने आपको बताया था वेक्टर में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों उसके पास हो। ठीक है, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम क्या, अगर टोटल अगर हम देखें मोमेंटम क्या कहलाएगा? वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी जो SI यूनिट निकालते हैं मोमेंटम की, SI यूनिट, तो वो क्या होती है? वो होती है इसकी SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास की हो गई, फिर वेलोसिटी की हो गई। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है ना? ओके, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर ऊपर है, एस को ऊपर ले जाओगे तो ऐसे इनवर्स। ठीक है, आप इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं, अब रिलेशन पढ़ते हैं। देखो अब इसको भी अगर मैं चाहूँ तो एक और एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ। जैसे हमने देखा कि कराटे के जो बच्चे होते हैं वो ईंटें लगाते हैं और उनको हाथ से तोड़ते हैं, समझ रहे हो? तो वो इसी का एग्जाम्पल होता है मोमेंटम का। लेकिन अभी ज़्यादा एग्जाम्पल्स में नहीं जाएंगे, मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसमें कि रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है? देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स हमारे पास क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर आपको पता है क्या होता है एक्सेलरेशन, ये देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मैंने क्या था आपको लिखवाया था? v माइनस यू अपॉन टी। क्या था ना? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अपॉन टी, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब हमने क्या किया? हमने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी इसको कहाँ पुट कर दी? फोर्स में। F इजिकल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, m
v माइनस यू अपॉन टी, इसको हम लिख देंगे एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक है, देखो फॉर्मूला पता है आपको, फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है आपको, मोमेंटम का। जब जो क्वेश्चन आता है ना पेपर में, हमें लगता है कि वो क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। देखो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो इन्हीं फॉर्मूला को देखो, आपने इसमें जैसे ही आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूला को आपको बस अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। देखो अब यहाँ से ये हो गया। अब आप देख रहे हो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये भी मास है, ये वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो भी है, बट है तो वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या है एम वी और ये क्या हो गया एम यू। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है ना, तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, मोमेंटम, और ये भी क्या है मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ रहा है, ये किसके बराबर हो गया, चेंज इन मोमेंटम। कि भाई पहले मोमेंटम जो फाइनल वैल्यू थी वो ये आई है मोमेंटम की, और इनिशियल जो मोमेंटम की वैल्यू थी ये थी, तो कितना चेंज हुआ मोमेंटम में। ठीक है, वो किसके बराबर हो गया, इसके। अब मान लो कहीं पे आपको दे रखा है कि इतना मास है, उसकी फाइनल वेलोसिटी ये है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बताओ, टाइम दे, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, आपको यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब आपने देखा आपके पास क्या फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ पे, तो फोर्स का और मोमेंटम का रिलेशन क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम किसी भी बॉडी का। ठीक है, अपॉन टाइम। ठीक है, समझ में आया। तो इससे क्या मिला हमें, इससे हमें न्यूटन्स की सेकेंड लॉ की एक और डेफिनेशन मिली। वो क्या थी कि फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी किसकी प्रोपोर्शनल है, फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। तो ये क्या हो गया, हमें सेकंड लॉ की हमें सेकंड डेफिनेशन मिल गई। तो सेकंड लॉ में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने फोर्स का, दूसरा पढ़ा हमने चेंज इन मोमेंटम का। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि इसके एग्जाम्पल तो मैं एक बुक्स में बता चुकी हूँ। कराटे वाला जो एग्जाम्पल है कि बच्चे जो है ईंटें रख के उसको तोड़ रहे हैं, तो वो मोमेंटम का ही एग्जाम्पल है अभी। तो अब हम पढ़ते हैं इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स को हम बताते हैं, जे से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स होता है, हम बोल सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बड़ी फोर्स क्या लगा रहे हो आप, बड़ी लगा रहे हो, लार्ज फोर्स लगा रहे हो, और बहुत ही कम टाइम में, स्मॉल टाइम में अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो वो क्या कहलाता है, वो इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, इम्पल्स को हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज होना, वो भी क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, तो इम्पल्स की जो यूनिट हम देखते हैं वो क्या होती है, अगर हम इसमें इम्पल्स की यूनिट देख रहे हैं वो हमारे पास होती है kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, इम्पल्स की यूनिट होती है। अगर हम बात करें इसके अंदर, ठीक है, तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, इम्पल्स में हम क्या बोलेंगे कि इम्पल्स के पास हमारे पास इम्पल्स क्या होती है, वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इम्पल्स क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब ये देखो इम्पल्स का मास्टर फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, वो किसके बराबर हो गया, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इम्पल्स का एक मास्टर फॉर्मूला निकल के आ गया। ओके, तो इम्पल्स का एग्जाम्पल मैं आपको, अगर आप एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे हम जब कैरम खेलते हैं, ठीक है, कैरम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम यहाँ पे जो गिट्टी रखी होती है, जब उसको हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, इधर ऐसे मारते हैं, तो क्या करते हैं, जब ये इससे टकराती है तो बहुत ही कम टाइम के लिए टकराती है, लेकिन फोर्स इतनी ज़्यादा लगाती है कि ये हमारी जो यहाँ पे गिट्टी है ये जाके इसमें पॉकेट्स में यहाँ पे चली जाती है। तो देखो बहुत ही कम टाइम में, बिल्कुल ही कुछ भी सेकंड नहीं लगी होंगी, इतने टाइम बस इतने के लिए टकराई, लेकिन फोर्स इसने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दी। ठीक है, तो यही ये होते हैं इम्पल्स। इम्पल्स में क्या होता है, बहुत कम टाइम में फोर्स ज़्यादा लगना, फोर्स कितनी, बहुत ज़्यादा लगना, और टाइम बहुत कम हो, तो वो क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। और ये इम्पल्स का मास्टर फॉर्मूला है, ये मास्टर का फॉर्मूला नहीं है, इम्पल्स का फॉर्मूला है, इम्पल्स का। ठीक है, और इम्पल्स का ये कैसा फॉर्मूला है, ये इम्पल्स का कैसा फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला है, कि ये एक पूरा कंबाइंड फॉर्मूला आपको मिल गया।
ठीक है। तो ये होती है, तो इम्पल्स की यूनिट आपको मैंने बता दी है। लेकिन अगर सिर्फ ये फोर्स के फॉर्म में पूछे कि भाई फोर्स की यूनिट हमारे पास न्यूटन होती, टाइम भी क्या हो गया सेकंड, तो ये भी, तो आप इनकी आपको एक, अगर आपने यूनिट का चैप्टर जो है फिजिक्स का ना, उसमें से क्योंकि टाइम कम है तो आप उसमें से यूनिट्स पढ़ लो कि किसकी क्या यूनिट होती है, ठीक है। और डायमेंशन निकालना वगैरह तो मैं बता दूंगी लास्ट में, और अगर टाइम बचा तो यूनिट्स का भी बता दूंगी। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसमें क्या रिलेशन होता है, ये भी पेपर में रिलेशन गिवन होता है और पूछते हैं इनमें से सही आंसर लगाओ, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², फॉर्मूले से फॉर्मूला निकल जाता है 1/2 mv²। ओके, मोमेंटम मैंने अभी पढ़ाया था क्या होता है, mv होता है, ठीक है। 1/2 को ऐसे कैसे रख लो, अब ऊपर mv, ठीक है, m और v, अगर एक v बाहर निकाल लो आप, सिंपल से देखना, तो ये क्या बन गया, एक भी बाहर रखा तो ये क्या बन गया, क्योंकि v का स्केयर है ना, तो एक भी बाहर रखो तो ये क्या बन गया, मोमेंटम बन गया। अब हम यूँ थोड़ा ना कि v को, अब हमें मोमेंटम, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा कि जिसमें v बाहर निकाल रखा होगा। आप इसे कैसे करोगे, आप इसे करोगे 1/2 mv। अब हम v स्केयर है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला तो वही है, क्योंकि ऊपर से m मल्टीप्लाई, नीचे अगर ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर, 2 से 2 काट दो, फॉर्मूला हमारे पास तो ये बचा ना काइनेटिक एनर्जी का। अगर हम देख रहे हैं इसको ऊपर से m से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला हमें, 1/2 m² v² m, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1/2 m² v² क्या बन गया, p = क्या होता है, mv। अब एक और m² v² के लिए p क्या हो जाएगा, p², तो यहाँ पे क्या रखोगे, p² अपॉन m, मिला आपको ये। तो अब आपने देखा काइनेटिक एनर्जी मेरे किसके बराबर आ गई, p² अपॉन 2m। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है, p² अपॉन 2m, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, थर्ड लॉ जो हम पढ़ेंगे मोशन का, वो कौन सा होगा, वो है न्यूटन्स का, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी हम 2 लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ में न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट क्या करती है, रिएक्शन होती है। every action has equal and opposite reaction, ठीक है। तो हर एक्शन के लिए क्या होती है, अपोजिट रिएक्शन भी मिलती है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर इसको हमने क्या और बोला, इसको हमने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी दिया, ठीक है। हाँ, तो न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या था, न्यूटन के थर्ड लॉ में बताया गया कि हर एक्शन का क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, और इसी को हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहा है, ठीक है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, जैसे कि जब हम वॉक करते हैं, हम वॉक कैसे कर पाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना पैरों से क्या करेंगे, अर्थ के, ये जो हमारे पास जो अर्थ है, जो यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको पुश कर रहे हैं एक तरह से, हम क्या कर रहे हैं ग्राउंड को क्या करेंगे, हम पैरों से पुश कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ग्राउंड क्या करती है, मैंने क्या बोला, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी आता है। जब हम एक्शन क्या कर रहे हैं कि हम ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्राउंड भी क्या करेगी, रिएक्शन देगी, और वो क्या करेगी, पुश करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम मूव करते हैं, हम चलते हैं। जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों से जो ग्राउंड होता है उसको पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, फिर वो क्या करती है, वापस रिएक्शन में करेगी, वो धक्का मारेगी आगे की तरफ से, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले, देखो अगर मान लो आइस की बात करें, या फिर कोई स्लिपरी ग्राउंड होता है, क्या होता है, स्लिपरी, जहाँ पे हम स्लिप कर जाते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो देखो फ्रिक्शन क्या होता है, इसमें बहुत ही कम होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम जो वहाँ पे हम जो हैं इस पे आइस पे खड़े हैं, या फिर हम करें स्लिपरी किसी ग्राउंड पे, तो हम फिसल जाते हैं। क्यों, देखो जब हम यहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम फोर्स जो होता है इस पे हम लगा नहीं पाते, जो हम फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे थे ग्राउंड के ऊपर,
पर वो कर नहीं पाते, और जो ग्राउंड हमारे पास मान लो आइस है तो वो भी वापस फोर्स एग्जर्ट कर नहीं पाता। तो इसीलिए स्लिपरी कोई ग्राउंड हो या हम आइस की बात करें तो वहाँ पे चल नहीं पाते। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि क्या होता है वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है और हम वहाँ पे फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाते, और हमें वापस रिटर्न में फोर्स जो है ग्राउंड से वो भी फॉरवर्ड फोर्स हमें मिलती नहीं है, फॉरवर्ड रिएक्शन हमें मिलती नहीं है, और जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है, चल नहीं पाते हम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स याद रखो कि गन रिकॉइलिंग ऑफ गन करते हैं ना हम, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, थर्ड लॉ का एग्जाम्पल दिमाग में रखो। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, जो जेट प्लेन होते हैं या फिर रॉकेट जो उड़ते हैं वो भी क्या है, रॉकेट और जेट एरोप्लेन्स की बात करें तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद रखो इसमें बस। रिकॉइलिंग ऑफ गन कर दिया यहाँ पे, रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स वो भी एग्जाम्पल होता है किसका, न्यूटन्स का थर्ड लॉ का। और अगर हम दूसरा देखते हैं बोट की अगर हम बात करें, ठीक है, या शिप की बात करें तो वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, वो भी थर्ड लॉ का एग्जाम्पल होता है। अगर हम बात करें कि वॉक करना किसका एग्जाम्पल होता है, वो भी थर्ड लॉ का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो हम ये कार्ट यूज़ करते हैं भाई, जो बैलगाड़ी जो जैसे हम बोलते हैं ना बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी चलती है तो वो जो हॉर्स होता है हमारे पास घोड़ा, वो क्या करता है, कार्ट को पुल करता है, तो वो भी केस किसका है, हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, तो वो किसका केस है, वो भी इसी का केस है, न्यूटन थर्ड लॉ। वहाँ पे भी क्या अप्लाई हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एक और बात करते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थर्ड लॉ को हमने क्या बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, उसको भी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से बताती हूँ कैसे। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आपको न्यूटन थर्ड लॉ में क्या कहा, आपको याद रखना है कि ये लॉ क्या कहता है, दूसरा क्या होता है इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, और तीसरा हम इसमें बोल रहे हैं कि इसके कुछ ही एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने हैं। और एक चीज़ और बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा बता देती हूँ, उस पर अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो वो कैसे करना है। देखो, जो देती हूँ रिकॉइलिंग ऑफ गन को, ठीक है, तो आपके पास गन होती है, जब आप गन से गोली चलाते हो तब जब तक गोली नहीं चलती है, गोली इसके अंदर गन, ये दोनों क्या है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी इनकी जीरो है। ठीक है, तो मोमेंटम दोनों का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। अब अगर ये जो गन है, जब हमने गन को क्या किया, शूट किया किसी बंदे को, तो हम बंदे को नहीं मतलब गन चलाई, तो क्या होता है, गोली यहाँ से निकलती है। अब गोली निकल रही है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, और इसके पास खुद का मास तो है ही, तो ये क्या करेंगे, इसके पास जो पहले मोमेंटम जीरो था, अब इसके पास कुछ क्या हुआ, मोमेंटम है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब ये गोली गन से निकलती है, तो जब मैंने क्या बोला, ये न्यूटन का थर्ड लॉ ही है। न्यूटन के थर्ड लॉ ने क्या कहा था कि जब भी कोई एक्शन होता है तो रिएक्शन होती है। ठीक है, और उसमें क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी देखा था हमने, तो यहाँ पे मैं उसी को समझा रही हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, जब गोली निकलेगी, तो जब गोली यहाँ से निकलेगी तो क्या करेगी, पीछे क्या करेगी, निकलेगी तो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम लगाएगी गन पे, ड्यू टू विच जो गन है वो जर्क करती है पीछे की तरफ। समझ रहे हो, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो गन है उसमें क्या हुआ, रिकॉयल हुई, क्या हुई, रिकॉयल हुई। ठीक है, तो जो मोमेंटम गन ने एक्वायर किया वो आप कैसे निकालोगे, देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हो आप, कि मास अगर बुलेट का है, बुलेट का कुछ मास है, ठीक है, इनटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट की कुछ वेलोसिटी है, ये हो गया मोमेंटम। अब वो क्या करेगी, जब वो निकलेगी तो इक्वल एंड अपोजिट क्या मोमेंटम लगाएगी, गन पे भी लगाई, तो गन के पास भी क्या है, मास है, मास ऑफ गन। ठीक है, और आपने क्या लिख दिया, उसकी वेलोसिटी, उसमें कौन सी वेलोसिटी होती है, रिकॉयल वेलोसिटी। ठीक है, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, ये फॉर्मूला लग गया, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। अब मान लो कुछ भी आपसे रिकॉयल वेलोसिटी पूछे और कुछ गिवन हो तो आप इसमें इसको इधर ले आओ, डिवाइड, मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ना साफ कम लिख रखा है, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन और रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, अगर ये पूछे तो इसको इसके नीचे डिवाइड में ले और सॉल्व कर दो, समझ गए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको पता है गन का मास ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी, रिकॉयल वेलोसिटी क्या होगी, रिकॉयल वेलोसिटी क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, रिकॉयल वेलोसिटी लेस होती है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। देखो, अब हमने इसमें एक फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, मैं एक लास्ट में आपको रिवाइज करा देती हूँ एक बार, तो उसको हमने क्या बोला, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा। ठीक है, और उसको हम क्या कह सकते हैं, गैलीलियो लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ था
सेकेंड लॉ में हमें क्या मिला, हमें फोर्स का फॉर्मूला मिला, ठीक है। दूसरा हमें क्या मिला, चेंज ऑफ मोमेंटम मिला, ये मिला हमें सेकेंड में। थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा, थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब हम आपके पास जो थर्ड वीडियो है वो लेके आएंगे, उसमें नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी मैं आपको। तो बहुत छोटा छोटा आपको कराया, होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी आज ही आएगी।